हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी, मुर्दा नंबर 402 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और बड़ी हॉरर कॉमिक्स थी ये। आइए देखते हैं इसके आगे की स्टोरी क्या रही थी। हा 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 हा, यही दिल चाहिए था मुझे। ये फर्स्ट पेज है कॉमिक्स का। काफ़ी मशहूर लोगों ने लिखा है, नाजरा खान, नरेश कुमार, हनीफ अजहर ने इस स्टोरी को। और ये इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गुंडों पर बरस रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इनकी फाइटिंग चल रही है इनके साथ। हाय मर गया रे, अचानक डंडे की चोट पड़ी उस पर। एक पल के लिए लड़खड़ाया विक्रम सिंह। धड़ाक। इसी पल का बदमाशों ने पूरा फ़ायदा उठाया और विक्रम सिंह पर वार कर दिया, किंतु विक्रम सिंह घायल होने के बावजूद लड़ाई करते रहे। तभी तक पुलिस वाले आ जाते हैं, उन चारों बदमाशों को उनको घेर लेते हैं वो, और जिप्सी में बैठा करके ले जाते हैं। इधर घायल इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सिटी हॉस्पिटल में ले जाते हैं वे। आई एम सॉरी सर, गोली का जहर फैल चुका है। इनकी जान बचाने के लिए हमें उनका हाथ काटना ही होगा। क्या कोई और चारा नहीं है डॉक्टर? जी नहीं। नहीं, उसके दोनों हाथ सलामत रहेंगे, मैं उसे नया हाथ दूंगा। तो ये डॉक्टर रमन रहते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से मानव के अंग ट्रांसप्लांट करने पर रिसर्च कर रहे थे, और वह इनकी रिसर्च पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मनुष्य के दिल की तरह ही उसके शरीर का कोई भी अंग दूसरे मनुष्य को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हम उसका एक हाथ विक्रम को ट्रांसप्लांट कर देंगे, बस हमें आपकी इजाज़त चाहिए। यदि ऐसी बात है डॉक्टर रमन, तो आप ऑपरेशन कीजिए। मैं भगवान से आपकी कामयाबी की दुआ मांगूंगा। कमिश्नर साहब की आज्ञा मिलती है। ऑपरेशन की तैयारी करिए डॉक्टर वर्मा, क्विक। यस डॉक्टर। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का ऑपरेशन किया जा रहा था। सर। और फिर 2 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को एक नया हाथ दे दिया गया। कई महीने बाद आज तुम घर जाओ इंस्पेक्टर। मैं ईश्वर से तुम्हारे सुखी जीवन की प्रार्थना करूंगा। यह आप ही की कृपा है डॉक्टर साहब, और जो मैं अपाहिज होने से बच गया, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। फिर डॉक्टर रमन से विदा लेकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने घर की ओर रवाना हो गया। शीघ्र ही अपने घर पर था। डैडी, स्वामी, राहुल माई सन, कैसे हो तुम? फाइन डैडी, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो। फिर ये लोग अंदर से गप्पे लड़ाने में पस्त हो गए। उस रात विक्रम सिंह मीठी नींद सुनाई सो रहा था। सोते में उसे एक सपना दिखाई दिया। आई। और वो चीख मार करके काफ़ी ज़ोर से उठ गया, जिसमें एक हाथ छोटे से बच्चे का गला दबा रहा था। चौंक कर उठ बैठा विक्रम। उफ, यह कैसा भयंकर सपना था। उस रात विक्रम सो न सका। उफ, नींद आते ही फिर वही सपना आने लगता है। अगली सुबह विक्रम अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। बाय डैडी। बाय बेटा। आज पूरे 6 महीने बाद थाने की शक्ल देखूंगा। कुछ देर बाद विक्रम पुलिस स्टेशन में अपने सहकर्मियों से घिरा बैठा था। यार सर, आपको सही सलामत देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। यह तुम लोगों की दुआओं का फल है राणा। तभी ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह स्पीकिंग। सर, मैं हीरो बोल रहा हूँ। हीरो पुलिस के मुखबिर का नाम था। हाँ बोलो हीरो। सर, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। कुख्यात आतंकवादी बिल्ला इस समय नेहरू नगर की कोठी नंबर 5 में छिपा हुआ है। अकेला? नो सर, उसके साथ कुछ और भी लोग हैं। ठीक है, तुम उस पर रखा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो फिर दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। विक्रम ने भी फ़ोन क्रेडिल पर रखा और अपने सहकर्मियों से पूरी बात बताता हुआ बोला, फ़ौरन चलने की तैयारियां करो। यस सर। शीघ्र ही पुलिस फोर्स नेहरू नगर की ओर दौड़ी चली जा रही थी। पी पी। कुछ देर बाद नेहरू नगर में, यही है कोठी नंबर 5, चारों ओर से घेर लो। पुलिस ने कोठी को चारों ओर से घेर लिया। कोठी को चारों ओर से घेरने के बाद, बिल्ला, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है।
जान बचाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। विक्रम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारी जान की चिंता छोड़ इंस्पेक्टर अपनी जान की फिक्र कर। तड़ 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 आतंकवादियों को हमला करते देख फायर। तड़ 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 आई रे टे 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 टे। राम सिंह हरामजादे धाए 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 आई। लेकिन आतंकवादी छुपे होने के कारण पुलिस फोर्स पर भारी पड़ रहे थे। तड़ 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 यह देख। आतंकवादियों से निपटने के लिए मुझे कोठी के अंदर जाना होगा। कुछ क्षण बाद विक्रम उस कोठी के साथ वाली 5 मंजिला कोठी की छत पर खड़ा था। उस कोठी के अंदर पहुंचने का यही एक रास्ता है। अगले पल धम। छत पर आते ही वह नीचे जाने वाले दरवाजे की ओर भागा। कुछ क्षण बाद हैंड्स अप। कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। विक्रम की आवाज़ सुनकर आतंकवादी पलटे और इसी के साथ विक्रम भी उछल पड़ा। हैंड ग्रेनेड। ओ नो। मौत को अपनी ओर आते देख विक्रम हवा में उछला और हैंड ग्रेनेड हाथ में आते ही विक्रम ने उसे आतंकवादियों की ओर उछाल दिया था। परिणाम स्वरूप बड़ाम एक पर खच्चे के साथ उनके चीथड़े उड़ गए। आह मर गए साले। फिर लाशों की पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर विक्रम घर आ गया। राहुल जरा दाल देना बेटा। जी दादी। राहुल ने जैसे ही दाल का डोंगा देना चाहा उसके हाथ से छूट गया दाल की कटोरी। उफ जल गया। बेवकूफ़ डोंगा भी ठीक से नहीं पकड़ा सकता। तड़ाक। उसकी इस हरकत पर राहुल और रेनू दोनों चकित रह गए। डैडी यह क्या, तुमने राहुल को थप्पड़ क्यों मारा? बच्चा है, गलती हो गई थी तो आराम से समझाना चाहिए था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा रेनू कि यह कैसे हो गया। राहुल पर तो मैं सपने में भी हाथ नहीं उठा सकता। तुम विश्वास नहीं करोगी पर मुझे लगा कि जैसे मेरे इस हाथ पर से अचानक मेरा कंट्रोल हट गया है और यह आज़ाद हो गया है। लगता है तुम्हें वहम हो गया है। मैं सच कर रहा हूँ रेनू, मेरा विश्वास करो। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, सोने की तैयारी करो। ओके। कुछ देर बाद विक्रम अपने बेडरूम में मीठी नींद सो रहा था। अचानक फिर उसे एक सपने ने घेर लिया। अपनी पत्नी की चीख सुनकर विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह ये क्या हो रहा है? विक्रम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। विक्रम ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा लेकिन उफ यह क्या, मैं अपना हाथ वापस क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ। पूरी ताकत लगानी पड़ी उसे अपना हाथ वापस खींचने में। उफ यह क्या पागलपन है। विक्रम तुम मेरी जान लेना चाहते हो? लेकिन विक्रम ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना। वह तो आश्चर्यचकित से एकटक अपने हाथ को घूरे जा रहा था। यह क्या है, क्या हो रहा है? यह हाथ मेरी इच्छा अनुसार काम क्यों नहीं करता? तभी उसकी नज़र पहली बार अपनी कलाई पर गुदे एक नंबर पर पड़ी। 402। माय गॉड, इस तरह के नंबर तो जेल में फांसी की सज़ा पाए कैदियों के हाथ पर गुदे जाते हैं। इसका मतलब यह बाह किसी कातिल का है। शायद इसीलिए यह बार बार कत्ल करने के लिए मचल उठता है। मुझे कल डॉक्टर रमन से मिलकर इस बाह के मालिक और इसके विचित्र व्यवहार के बारे में जानना होगा। अगली सुबह डॉक्टर रमन के ऑफिस में। डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक कातिल का हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। व्हाट? यह तुमसे किसने कहा? यह वहाँ किसी कातिल का है। इस नंबर ने, इस तरह के नंबर जेल में फांसी की सज़ा पाए कैदियों की बाह पर गोदे जाते हैं। ऑल राइट, मैं कबूल करता हूँ कि यह बाह एक कातिल की है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस कातिल की वजह से तुम एक अपाहिज की ज़िंदगी जीने से बच गए। आप मुझे खुश होने को कह रहे हैं डॉक्टर, जबकि मुझे डर है कि इस बाह की वजह से कहीं मैं एक कातिल न बन जाऊं। व्हाट डू यू मीन? जवाब में विक्रम सारी कहानी सुनाकर बोला, आपकी वजह से एक खूनी दरिंदे का खून मेरी रगों में मिल गया है और शायद यही वजह है जो मुझे बार बार कत्ल करने पर उकसाती है।
मुझे अफसोस है कि विक्रम, तुम जैसा पढ़ा लिखा जाबाज पुलिस ऑफिसर भी इस तरह की दकियानुसी बातें सोच सकता है। जिस आदमी की बाजू मैंने तुम्हें ट्रांसप्लांट की है, उसके शरीर के बाकी अंग भी तुम्हारे जैसे कुछ लोगों के ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। तुम्हारे हिसाब से तो जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह उन लोगों के साथ भी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं की। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। विक्रम, मैं तो यही कहूँगा कि तुम इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना छोड़ दो और अपने काम में मन लगाओ। लेकिन विक्रम तो कुछ और ही सोच रहा था। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि यह बात किसकी है? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर जानता हूँ कि तुम एक पुलिस वाले हो, किसी न किसी तरह जान ही लोगे। अतः बता देता हूँ। यह लो, यह उस व्यक्ति की फाइल है। फाइल का पहला पृष्ठ पलटते ही विक्रम बुरी तरह चौंक उठा। हैं? कुख्यात आतंकवादी राका, इसने तो 45 आदमियों के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी। जज और फांसी से एक दिन पूर्व इसने मुझसे बोलने की इच्छा व्यक्त की थी। इस आश्चर्य में डूबा हुआ वह मुझसे क्यों मिलना चाहता, मैं उसे जेल में मिला। यह है राका डॉक्टर साहब। थैंक यू जेलर साहब। जेलर के जाने के बाद, यस मिस्टर राका, कहो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? डॉक्टर साहब, मैंने अखबार में आपका यह आर्टिकल पढ़ा है। क्या यह सच है कि आप मनुष्य के अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आप एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान की ज़रूरत है? यस, लेकिन तुम यह क्यों जानना चाहते हो? डॉक्टर साहब, मैं आपके एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। व्हाट? तुम अपना अंगदान देना चाहते हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत सारे पाप किए हैं, मरते समय कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। इस तरह राका मेरे एक्सपेरिमेंट में काम आया और मैंने उसके अंग ट्रांसप्लांट कर दिए। ओह, डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे उन लोगों के नाम पते दे सकते हैं जिनको आपने राका के अंग ट्रांसप्लांट किए थे? मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। ओह, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से मिलो ताकि तुम्हारा वहम दूर हो सके। कुछ देर बाद, यह है उन लोगों की लिस्ट। इन सब से एक एक करके मिलना होगा। सबसे पहले मशहूर फिल्म अब स्टार सरला दीक्षित। इधर विक्रम सरला से मिलने की सोच रहा था, उधर मशहूर फिल्म स्टार सरला दीक्षित फिल्म के सेट पर पत्रकारों से घिरी पड़ी थी। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद शूटिंग पर वापस आना आपको कैसा लग रहा है सरला जी? फैंटास्टिक, मुझे तो लगता है जैसे मैं नया जीवन पाकर वापस लौटी हूँ। तभी सरला जी, सीन तैयार है, सीट पर पहुँची। ओके। ठीक इसी समय स्टूडियो के बाहर क्रिंच। ए, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जवाब देने के स्थान पर उस व्यक्ति का हाथ बाहर निकला और खच। इस हंगामे से बेखबर अंदर फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि अचानक वह रहस्यमय व्यक्ति किसी भूत की भांति सेट पर प्रकट हुआ। अरे ये कौन है? और फिर किसी की कुछ समझ पाने से पहले ही, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? भैंस के रंभाने जैसी आवाज़ निकली उसकी गले से। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। लड़की चीख पड़ी जोरों से। अगले पल हिस्टीरियाई अंदाज में हलक फाड़ कर चीख पड़ी सरला, और वह भयानक अट्टहास करके बोला, अब तुझे मुझे कोई नहीं बता सकता, बचाओ। फिल्म का हीरो विजय, उफ, वह सरला को मार डालेगा, उसे रोकना होगा। अगले पल धाड़, मैं तुझे हरगिज सफल नहीं होने दूंगा कुत्ते। मेरे रास्ते को रोककर तूने अपनी मौत बुला ली है हीरो। खचाक। आह। देखने वाले नींद से जैसे जागे थे। भागो। आई। चीखो पुकार भयानक मच गई वहाँ पे। इधर एक बार फिर अपने शिकार की तरफ झपटा हुआ। आह, मुझे छोड़ दो। हंसते हुए बोला, तेरा दिल लिए बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे एक क्षण खच। फिर वह दरिंदा बड़ी बेरहमी से उसकी लाश का सीना चीरने लगा।
बेहद दरिंदगी से उसने सरला का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लिया। यही दिल तो मुझे चाहिए था। फिर वह बाहर की ओर लौट गया। हा 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 हा। वह बेखटके अपनी कार तक पहुंचा और उसमें बैठे कर वहां से रवाना हो गया। उसे जाता देख वहां लोगों के जैसे होश आया। पुलिस को फ़ोन करो, वह हत्यारा निकलना नहीं चाहिए। सूचना पाकर पुलिस सतर्क हो उठी। यस, काली एम्बेसडर कार, उसका नंबर DIG 1671 है। पुलिस चौकपोस्ट पर इसकी न्यूज़ पहुंच गई और सारे सिपाही मुस्तैदी से अपने अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद एक अन्य चेक पोस्ट पर, सर एक काली कार बाहर आ रही है, नंबर भी वही है, रोको उसे। स्टॉप स्टॉप। लेकिन कार रुकने के स्थान पर कार की स्पीड और तेज हो गई। जूम। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भचाक, खच। चीखते चिल्लाते सिपाहियों को पीछे छोड़कर कार नज़रों से ओझल हो गई। आई। इस घटना ने पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान सा ला दिया। हत्यारा आंधी तूफान की तरह आया और इतनी हत्याएं करके फरार हो गया। समझ में नहीं आता कि वह ज़मीन खा गई या उसे आसमान निकल गया। धाड़। सर, उसकी शिनाख्त के लिए यह कैमरा मिला है। कैमरा? जी, जिस समय सरला और विजय की हत्या हुई यह कैमरा चालू था। कुछ क्षणों बाद फिल्म देखते ही सब लोग आश्चर्य से उछल पड़े। दुर्दांत आतंकवादी राका, यह तो मर चुका है। सभी लोग देख करके उसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो वही कुख्यात आतंकवादी राका रहता है जिसकी जेल में मृत्यु हो गई रहती है, लेकिन वह जो है कि अभी भी हत्याओं को करता रहता है। तो सभी लोग देख करके उसे चकित हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। सर, यह तो मर चुका है। डॉक्टर रमन अपने एक्सपेरिमेंट के तहत इसके सारे अंग डोनेट कर चुके हैं। अगर राका मर चुका है तो फिर से ये लोग कौन है? अजीब गोरख धंधा है। हमें फ़ौरन डॉक्टर रमन से मिलना होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर रमन पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे वह फिल्म देख रहे थे। पूरी फिल्म देखने के बाद, आई कांट बिलीव इट, आप मानिए न मानिए लेकिन सच आपके सामने है डॉक्टर रमन, राका अभी तक जिंदा है। यह राका नहीं अब्दुल्ला है कमिश्नर साहब। अब्दुल्ला? जी हाँ, अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला राका कैसे बना यह भी मैं आपको समझाता हूँ। यह उस दिन की बात है जब मैं राका से जेल में अपने साथी को लेकर अस्पताल पहुंचा था। सर, अच्छा हुआ आप आ गए। जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस है। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, एक एक्सीडेंट का केस में पेशेंट का सिर का बुरी तरीके से चोट लगी है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। ओह। ज़िंदगी में शायद पहली बार एक सीरियस केस के बावजूद मुस्कुराया था मैं, क्योंकि मुझे लगा था यह मेरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने का बेहतरीन मौका है। यह सोचकर मैंने राका का सर काटकर अब्दुल्ला नामक उस पेशेंट को लगा दिया। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब्दुल्ला सरला दीक्षित की हत्या करके उसके सीने में प्रत्यारोपित राका का दिल क्यों निकाल कर ले गया। मैं बताता हूँ डॉक्टर रमन, अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि राका का शरीर मरा है और मस्तिष्क नहीं। उसका मस्तिष्क अभी भी उसके उस सिर में जीवित है जो अब्दुल्ला के धड़ के ऊपर मौजूद है। तुम कहना चाहते हो कि राका का मस्तिष्क ने अब्दुल्ला के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब उससे मनमाना कार्य करवा रहा है? जी हाँ, सबूत आपके सामने है, इस फिल्म और मेरे रूप में। तुम्हारे रूप में मैं कुछ समझा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ सर। फिर विक्रम कमिश्नर साहब को अपने साथ घटी सारी घटना सुनाने लगा। पूरी बात सुनकर आपका इस बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर रमन? एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं इस बात को मानना नहीं चाहता, लेकिन आंखों देखे को झुठला भी तो नहीं सकता। यानी आप मानते हैं कि राका, जिसे कानून मुर्दा घोषित कर चुका है, अब्दुल्ला के रूप में जीवित है? जी हाँ, कुदरत के इस अनोखे रहस्य को मुझे स्वीकारना ही होगा। आप जीवित है यह बात तो मैं समझ में आती है, लेकिन उसका सरला ने हत्या कर उसके दिल निकाल कर ले जाना समझ में नहीं आता है। सर, मुझे लगता है कि अपने सारे अंग वापस इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन क्यों? यही रहस्य तो हमें जानना है।
कि क्यों वापस लेना चाहता है अपने अंगों को। ओह, यदि ऐसी बात है तो हमें उन लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए जिन्हें राका के अंग ट्रांसप्लांट किए गए। यस सर, मैं अभी इस काम पर लग जाता हूँ। उन लोगों की लिस्ट मेरे पास है। उनके नाम है संजय, अजीत पटेल, अश्वनी नाइक और इंस्पेक्टर विक्रम, यानी कि मैं। इधर इन लोगों की सुरक्षा की तैयारियां चल रही थी। उधर इन्हीं लोगों में से एक संजय कांबले, जिसे राका के दोनों पैर लगाए गए थे, शिवाजी स्टेडियम में खेले जा रहे फुटबॉल के नेशनल मैच का हीरो बना हुआ था। और यह कांबले द्वारा एक और गोल। हुर्रे! इन नई टांगों ने तो कमाल कर दिया, इतनी तेज भागती हैं कि जवाब ही नहीं है। इधर स्टेडियम के बाहर भी एक खेल चालू होने जा रहा था, मौत का खेल। उफ, ये ट्रैक तो इधर ही बढ़ता चला आ रहा है। और इससे पहले कि वह अभागे कुछ समझ पाते, वह ट्रक उन्हें कुचलती हुई आगे निकलती चली गई। ट्रक का गोला मौत का गोला बनकर मुख्य गेट से टकराया ट्रक और उसे तोड़ता हुआ स्टेडियम में प्रविष्ट हो गया। रंग में भंग पड़ गया था राका की इस हरकत से। भड़क! कांबले के पास पहुंचकर ट्रक के ब्रेक चरमरा उठे। चर्र! विद्युत की सी गति से कांबले की तरफ झपटा राका उफ मुर्दा नंबर 402। मुझे अपनी टांगें वापस चाहिए कांबले। कांबले जोर से चीखा। उसने बहुत तेज भागते देख राका उफ मुर्दा नंबर 402 के हाथ में आई कुल्हाड़ी हवा में लहराई और खच! आ धड़ाक! कांबले जमीन पर गिर पड़ा। उसके पीठ से लहू की धारा बह चली। मुझे मेरी टांगें वापस चाहिए कांबले। भयानक अट्टहास लगा करके और उसने जोर से उसकी टांगों पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी टांगें अलग हो गई। इसी पर नहीं रुका, वो बेरहम जो है कि दोनों टांगें काट करके ले गया। टांगें लेकर वह ट्रक की ओर भाग लिया। ट्रक में सवार होकर वह वहाँ से रवाना हो गया। इस घटना से हेडक्वार्टर में तूफान ला दिया था। हमारी हत्या सी देरी से हत्यारा कांबले हत्या करने में सफल हो गया। अब हमें बाकी तीनों लोगों की सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम करना होगा। क्विक! शीघ्र ही पेशेवर बॉक्सर अश्वनी नाइक, अजीत पटेल और इंस्पेक्टर विक्रम के घर के बाहर पुलिस की तगड़ी नाकाबंदी थी। इसके अलावा पूरी शहर में भी पुलिस का जाल फैला हुआ था मुर्दा नंबर 402 उर्फ राका को ढूंढने के लिए। इधर मुर्दा नंबर 402 उर्फ राका अश्वनी नाइक की कोठी से ही कुछ दूर खड़ा था। मुझे किसी भी हाल में अश्वनी नाइक तक पहुंचना होगा। कुछ पलों बाद राका की बाइक धड़धड़ाती हुई अश्वनी के बंगले के बगल में बनती इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। धड़ घर! कुछ ही पल लगे थे उसे उस इमारत की छत पर पहुंचने में। यहाँ से मैं आसानी से नाइक के बंगले तक पहुंच सकता हूँ। घर! अगले पल हवा में लहराया राका की मोटरसाइकिल व्रूम! और फिर राका ने बाइक नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर भगा दी। इधर नीचे इन सभी घटनाओं से बेखबर थे अश्वनी नाइक और उसकी बेटी शैली। बाहर पुलिस क्यों खड़ी है पापा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता बेटी। ठीक उसी समय बम के धमाके की मानिंद गूंजी दरवाज़ा टूटने की आवाज़। ओह नो! उसकी बेटी जोर से चीखी। भड़ाक! दरवाज़ा तोड़ करके वह शख्स जो है कि अंदर आ गया। चीखने के अलावा और करता भी क्या? बचाओ! लेकिन चीख भी तो नहीं पाया बेचारा। अचाक! फिर भी एक चीख गूंजी थी शैली की। कोई चीखा है ऊपर, चलो देखते हैं। इधर राका अश्वनी की टांगें व हाथ भी उसके धड़ से अलग कर चुका था।
सैली यह भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो चुकी थी। फिर राका ने अश्विनी का धड़ उठाया और वह अपनी बाइक पर सवार हो गया, क्योंकि सिर्फ धड़ ही तो चाहिए था उसे। तभी हवा के झोंके की भांति पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए। हैंड्स अप, सरेंडर कर दो वरना शूट कर देंगे। ओह पुलिस! लेकिन सरेंडर करने के बजाय राका ने बाइक को गियर में डाला और उन्हें कुचलता हुआ वहां से भाग निकला। पुलिस वाले दर्द के मारे करा उठे और दोहर गए दर्द के मारे। अगले पल छनाक, नीचे खड़े पुलिसकर्मी यह दृश्य देख हतप्रभ जूम। अगले पल उन्हें मानो होश आया और उन्होंने फायर के लिए ऑर्डर दिया। धा 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 धा। लेकिन गोलियां उसे रोक नहीं पाईं। वह बच निकला। कंट्रोल रूम को सूचना दो जल्दी। जंगल में आग की तेजी से फैली यह खबर। हत्यारा राका लाल हीरो होंडा पर सवार सर्कुलर रोड की ओर बढ़ रहा है। प्यों 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 प्यों। सर्विलांस पर यह न्यूज़ फैलते ही शहर के सारे लोग सारे पुलिसकर्मी उधर दौड़ पड़े। उधर सर्कुलर रोड पर तेजी से बाइक दौड़ाया जा रहा था। राका कि अचानक आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। उसकी जो पुलिस के सामने से जो जीप आ रही थी उसने उसे चौंका दिया। ओह पुलिस! बिल्कुल बिजली की सी तेजी के साथ पीछे पलटा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य पुलिस भी वहाँ थी। तुम चारों ओर से घिर चुके हो राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुर्दा नंबर 402 सचमुच चारों तरफ से घिर चुका था। नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बचना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। अचानक उसका चेहरा कठोर होता चला गया। मैं बचूंगा, हर हाल में बचूंगा। घर उसका हाथ एक्सीलेटर को उमेट कर तोड़ डालने पर उतारी हो गए थे। अगले क्षण बाइक तोप से निकले गोले की भांति सामने वाली की ओर भाग निकली। ओफ, यह तो इधर ही आ रहा है। हैरत में डूब गए थे पुलिस वालों के चेहरे। तभी हेलीकॉप्टर से एक तेज स्वर गूंजा, फायर! एक साथ गरज उठी कई गने, लेकिन इससे पहले कि गोलियां उससे राका से टकराती, तड़ 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 धां 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 तड़ तड़। एक दिल दहला देने वाला हैरत अंगेज दृश्य सभी के सामने था। राका की बाइक हवा में लहराई और जीपों से होते हुए दूसरी ओर पहुंच गई। ओह नो! घर जमीन से टकराने के एक पल ही के लिए मोटरसाइकिल लड़खड़ाई, लेकिन राका ने उसे कंट्रोल कर लिया था। पीछा करो, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। पुलिस एक बार फिर लग गई उस शैतान के पीछे। पियों 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 पियों। वह आ रहा, जाल फेंको, बचना नहीं चाहिए। वह इंस्पेक्टर ने जाल नीचे फेंका। इसी पल हवा में लहराई राका की कुल्हाड़ी। इधर इंस्पेक्टर की लाश नीचे गिरी और इंस्पेक्टर जोर से तड़प करके चिल्लाया। उधर राका की बाइक हवा में उछली। यही हेलीकॉप्टर मुझे पुलिस से बचा सकती है। बेहद फुर्ती से राका ने उसे इंस्पेक्टर को मारकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का प्लानिंग बना लिया और वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ने भी लगा। अगले क्षण राका हेलीकॉप्टर से नीचे लटका हुआ था। अब हेलीकॉप्टर में पहुंचना होगा। कुछ पलों बाद धड़ाक आई। उफ, निकल गया। हाथ मलती रह गई पुलिस। उधर राका अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। आखिर पहुंच ही गया अपनी मंजिल पर। और हेलीकॉप्टर की ज़मीन छूते ही
कुछ ही पलों बाद मैं अपना धड़ भी लेते आया। लिए लो प्रोफेसर, शाबाश, आओ मेरे साथ। दोनों तेजी से एक दूसरे के कमरे में प्रवेश कर गया। ओह, तो मैं इस धड़ को भी संभाल कर रख देता हूँ। फिर अब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए। मुझे बताइए प्रोफेसर, मेरे हाथ में है। तुम्हारा दायां हाथ अजीत पटेल नाम के एक पायलट में लगाया गया है, उसे भी मेरा हाथ वापस देना होगा। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग। पायलट अजीत पटेल की सुरक्षा के लिए तुमने क्या इंतजाम किए हैं इंस्पेक्टर विक्रम? सर, मिस्टर अजीत पटेल कल सुबह प्लेन लेकर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। उन्हें कह दिया है कि जब तक राका पकड़ा न जाए वो अमेरिका में ही रहे। गुड। और तुम्हारी और अपनी सुरक्षा का इंतजाम क्या किया है? सर, मेरी सुरक्षा के लिए मेरा साथी काफ़ी है। अगर उसने मुझ पर हमला किया तो जीवित नहीं बच पाएगा। शाबाश विक्रम, हमें तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। अगले पल पायलट अजीत पटेल को बेहद सुरक्षा के घेरे में एयरपोर्ट में ले जाया जा रहा था। एयरपोर्ट से ले जाया जा रहा था। हमारा अगला मैसेज मिलने तक आप अमेरिका में ही रहें, यही आपके लिए बेहतर होगा। मिस्टर अजीत, मैं समझाता हूँ डॉक्टर। हमारा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद गाइस, अभी तक के लिए वीडियो में मैं इतना ही अपलोड कर रहा हूँ और जल्दी आपसे इसका पार्ट 2 3rd पे मैं लेकर के आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। इसका और भी पार्ट्स मैंने बनाया हुआ है, कृपया और भी पार्ट्स को देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें कि इसके बाद आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।